तो हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेजेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरेजेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोरेजेसिस के समय जो स्पोरोजिनस सेल है वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाता है। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को बनाते हैं। तो इनिशियली ये जो माइक्रोस्पोर हैं वो एक ग्रुप में पाए जाते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। तो जब एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट होगा तो ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डेवलप होकर के पोलन ग्रेन्स को बनाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन को। तो जो पोलन ग्रेन है ये एक स्मॉल स्फेरिकल यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होता है। इसकी वॉल बाइलेयर्ड होती है। जो आउटर लेयर है वो थिक, टफ और स्पाइनी होती है जिसको हम एक्साइन के नाम से जानते हैं। और ये स्पोरोपोलिनिन नाम के केमिकल्स की बनी होती है जो पीएच, टेम्परेचर और केमिकल के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है और कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाता। यही रीजन है कि पोलन ग्रेन फॉसिल्स के फॉर्म में लंबे समय तक वेल प्रिजर्व रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन की जो इनर वॉल है वो इंटाइन कहलाती है, जो थिन होती है, डेलिकेट होती है और पेक्टोसेलुलोज नाम के सब्सटेंस की बनी होती है। फिर नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कुछ जगहों पर जहां पर एंजाइम एब्सेंट होगा वहां पर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम जर्म पोर्स के नाम से जानते हैं। ओके, पढ़ते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट को बनाता है। या हम कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है ये मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल होता है। तो इस पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो पोलन ग्रेन है वो डिवाइड होकर के 2 अनइक्वल साइज की सेल को बनाता है। इसमें से स्मॉल सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल और लार्ज सेल को हम बोलते हैं ट्यूब सेल। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो जनरेटिव सेल है वो पोलन ग्रेन की वॉल से डीअटैच होकर के जो ट्यूब सेल है उसके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो 60% एंजियोस्पर्म में इस 2 सेल स्टेज में पोलिनेशन होता है और जो बाकी बचे 40% एंजियोस्पर्म है उसमें पोलिनेशन से पहले ही जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट्स को बना लेती है। तो ऐसे में जो पोलिनेशन है वो 3 सेल स्टेज में होगा। तो 3 सेल कौन कौन सी होगी? एक ट्यूब सेल होगा और 2 मेल गैमेट्स होंगे। ओके, सब टॉपिक्स को देखते हैं। पहला है पोलन एलर्जी। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और बहुत सारे दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कॉज करते हैं। तो ऐसा ही प्लांट पार्थिनियम था जो इंपोर्टेड वीट के साथ विदेश से मंगाए गए गेहूं के साथ इंडिया आया था और पूरे कंट्री में स्प्रेड हो चुका है और पोलन एलर्जी का अब मेन सोर्स बन चुका है। अब हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं, पोलन वाइबिलिटी को। तो पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जितने टाइम पीरियड तक फंक्शनल रहता है उसे हम पोलन वाइबिलिटी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सीरियल्स हैं जैसे कि राइस और व्हीट, इनके पोलन ग्रेन पोलिनेशन के बाद सिर्फ 30 मिनट्स तक वाइबल रहते हैं या फंक्शनल रहते हैं, जबकि रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमेसी प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कई महीनों तक वाइबल रहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पोलन प्रोडक्ट्स को। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं इसमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यही रीजन है कि जो पोलन ग्रेन्स है उसको टेबलेट और सिरप के फॉर्म में फूड सप्लीमेंट के जैसे यूज किया जाता है और यह माना जाता है कि ऐसा करने से जो एथलीट हैं और रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट टॉपिक हम देखते हैं पोलन बैंक। तो बहुत सारे प्लांट के पोलन ग्रेन्स को हम लंबे समय तक लो टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हीं पोलन ग्रेन्स को हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करते हैं। ओके।